की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जैकब रोड पर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर अजब नजारा देखने को मिला। यहां मुख्य बिल्डिंग के गेट पर दान मांगा जा रहा है। तो बैनर पर लिखा है पीडब्ल्यूडी में रिश्वत के लिए दान करें। हाथ की तख्ती पर ये लिखा हुआ है, ऐसी जानकारी है। न्यायपालिका से बड़ा कौन, पीडब्ल्यू मुख्यालय 1989 में जोधपुर में जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा ये मामला है। कुड़ी भक्तासनी में पीडब्ल्यूडी ने अवाप्त की जमीन थी, बताया ऐसा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि पोस्टर्स लगे हुए हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिश्वत के लिए दान करें, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो अजीब नजारा पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर का है और जल्द से जल्द मामले को निस्तारण करने की भी मांग की जा रही है। जैकब रोड पर पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय बना हुआ है, जिसके बाहर का नजारा देखिए। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि कैसे दान दिया जाए। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में रिश्वत के लिए दान करें। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से हितेंद्र जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या है आखिर ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है? जी, ये मामला जो है जोधपुर का है, जहां पर जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ, ये जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मामला है। ये 1989 का मामला है और इसमें जो है कुड़ी भक्तासनी एरिया का मामला है ये जोधपुर के। तो पीडब्ल्यूडी ने जमीन, जो जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने जो है अवाप्त यहाँ जमीन की थी उस वक्त में, और राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 मई 2024 को जो है पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारित करें। लेकिन अभी तक जो है उनका कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी भी अधिकारी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो इसलिए उनको हार कर जो है इस तरह का जो है यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। जी, तो क्या ये जो पोस्टर्स हम देख पा रहे हैं वो जयपुर के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के बाहर के हैं? हाँ, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के अंदर जो जहाँ पे चीफ इंजीनियर का दफ्तर है और बाकी सभी विंग्स के चीफ इंजीनियर्स बैठते हैं, उसी बिल्डिंग का ये दृश्य है। और उसी बिल्डिंग, यहीं से चढ़ के वो जो है बिल्डिंग में दाखिल होते हैं अधिकारी। जी, लेकिन हितेंद्र, क्या संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और ये पोस्टर्स किसने लगाए हैं? ये पोस्टर ये जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, इन्हीं की एक संस्था है, उन्होंने लगाए हैं। ये आपस में जो है एक काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम 20 साल से तो कोर्ट में लड़ रहे हैं, उससे पहले जो है 1989 से जो है लगातार 35 साल से वो पीडब्ल्यूडी के चक्कर काट रहे हैं। और उनका ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी जो है इस तरह का जो है उन्होंने ये इसलिए लगाया है ताकि ये बता सकें कि पीडब्ल्यूडी जो है के ऊपर उन्होंने एक तरह का आरोप लगाया है कि यहाँ बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो इसलिए वो रिश्वत के लिए दान करें लोग, ताकि हम इन्हें रिश्वत दे सकें और जो है हम अपना काम करवा सकें। तो इस पोस्टर्स को लगाए हुए अभी कितना समय व्यतीत हो चुका है? अभी करीब 1.5 घंटे से ये पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं और काफी लोग यहाँ जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई अधिकारी इनसे बात करे। जी, लेकिन हितेंद्र, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही? इतने लंबे समय से ये पूरा मामला जो है अब वो चला आ रहा है, कुड़ी भक्तासनी में जिस तरीके से हुआ उसे लेकर के। जी, इस तरह के ढेरों मामले अलग अलग विभागों में रुके हुए हैं, जो जिनपे हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं और हाईकोर्ट जो है कई फैसले भी कर चुका है। ठीक है हितेंद्र, आप नजर बनाए रखना। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ के एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश की है। और इन कर्मचारियों ने जब बदमाशों का यहां पर विरोध किया तो एक बदमाश ने 3 फायर किए, जिससे गोली कैबिन में पड़े कंप्यूटर में लगी। वहीं एक आरोपी के हाथ पर भी गोली लगने की सूचना है। इसके बाद तीनों बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और तस्वीरों में देखें किस तरीके से बदमाशों का आतंक हनुमानगढ़ में देखने को मिला है। घटना के बाद भादरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी की है, मगर तीनों आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। यह मामला भादरा थाना इलाके के सिकरोड़ी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पर देखिए बदमाश वहां पर पहुंचे थे और यहां फायर भी हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बदमाशों ने आतंक मचाया, उसके बाद फरार हो गए। मेरा पेट्रोल पंप है भादरा से नो रोड पे, जिसके मालिक सुशील और एक उनका वर्कर वहाँ काम करने वाला था शेर खान। 3 आदमी नकाबपोश मोटरसाइकिल पे और लूट का प्रयास किया। जैसे ही सूचना मिली उनकी वहाँ मोटरसाइकिल को उन्होंने काबू कर लिया था और बदमाश भाग गए थे। उनका पीछा किया, तलाश जारी है जल्दी।
और अब खबर सिरोही से, जहां पर पंचायत में बांट गांव में रहने वाले एक युवक दिनेश की मुंबई में बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी। घटना मुंबई में शनिवार रात तकरीबन 8 बजे की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, युवक दुकान बंद कर अपने दोस्त के घर जा रहा था और इसी दौरान बाहर निकलते ही बाइक सवार 2 युवकों ने पहले उसे बातों में उलझाया और फिर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली सीने के आर पार हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, लेकिन आरोपियों के चेहरे सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहे। तो मुंबई के शाहपुर थाने के इलाके में ज्वेलर्स की दुकान पर 5 साल से ये काम कर रहा था, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। घटनाक्रम को लेकर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे इस घटना का पता चला, बहरहाल बदमाशों ने यहां पर फायर किया, युवक की मौके पर मौत हुई है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मैं बताना चाहूंगा, ये मंडार के पास बाट गांव है, जहाँ का युवा मुंबई में शाहपुरा में अपनी दुकान चलाता था और 8 बजे बंद करके घर जा रहा था रूम पे, और दुकान के बाहर खड़ा था बाइक पे। जितने में 2 व्यक्ति आए और उन्होंने कोई एड्रेस पूछा, वो बताने के चक्कर में उन्होंने पीछे से गोली मारी और वो गिर गया दिनेश। और दिनेश ने बैग और चोरों को पकड़ने की लड़ा दी है वहां पे, बाकी गोली लगने से वो बेहोश हो गया। और उसके साथ एक युवा था, वो भी डर के मारे वहां से भाग गया था। और इस क्षेत्र में नहीं, पूना, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, अहमदाबाद जाती जो प्रवासी भाई अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं, दुकान लेके बैठे, उनमें डर पैदा हो गया है। 8:30 बजे वह दुकान बंद करके रोज की तरह अपने घर पर निकल रहा था, लेकिन वहां पर अज्ञात लोग बाइक सवार ने बाइक रोकी और उसकी रैकी करके उससे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में उसको बातों में उलझाना चाहा, लेकिन दिनेश कुमार जो है निकलने ही वाला था कि मौके पर बाइक सवार ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद में मौके पर ही दिनेश कुमार की मौत हो गई। पास में खड़ी एक महिला 20 बचाव के लिए आगे भी आई, लेकिन बंदूक की नोक पर। सारोला थाना इलाके के राजपुरा इलाके में आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर 2 हमलावरों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। और हमले के बाद घायल विनोद बैरवा को सारोला में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। झालावाड़ जिला अस्पताल वहां पर रेफर किया गया। घायल युवक महू बोरदा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जब वो अपने घर के बाहर निकला, 2 युवकों ने उसे चाकू से ताबड़तोड़ उस पर वार किए। अब हमले के आरोपियों का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल हमले के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 राजस्थान नहीं करता। वहीं सारोला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर पे आके मैंने बाइक खड़ी करी और बाहर निकला, तो मुझे पता नहीं है कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए, लेकिन जैसे भी आए इसने मेरे ऊपर वार कर दिया। कितने जने थे? 2 जने थे। मुझे पता नहीं है क्यों आए, किस लिए आए, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं चला, और ये आए तभी पता नहीं है। और चलिए अब बात जयपुर अग्निकांड की, जहां पर घायलों का हाल जानने के लिए प्रदेश के तमाम नेता एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। और आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और मंत्री ओटाराम देवासी भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। और इस सब के बीच बेनीवाल और ओटाराम के बीच बातचीत का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हनुमान बेनीवाल प्रदेश के मंत्री ओटाराम से उनकी शक्तियों के बारे में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। अलवर जिला परिषद सभागार में दिशा बैठक हुई है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में होने वाले विकास के कामों को लेकर के अधिकारियों से चर्चा हुई है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा के अलावा सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ईआरसीपी योजना को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दोनों सरकारों की योजनाओं को संचरण की तरह से आगे बढ़ाया जाए। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बिजली, पानी, सड़क, पेंशन समेत अन्य योजनाओं को दिशा की बैठक में उठाया है। इससे पहले यहां पर केंद्रीय मंत्री का पहुंचने पर स्वागत किया गया। घंटे चलने वाली इस बैठक में हमारे अलवर जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पंचायत समिति के प्रधान थे, यहाँ के प्रतिपक्ष नेता थे, यहाँ के मंत्री संजय जी थे, भरतपुर की सांसद रंजना जाटा जी थे। हमने विस्तार से सभी कार्यों की समीक्षा करी और सबसे बड़ी बात है कि
जो अलवर में बहुप्रतीक्षित ERCP योजना है केंद्र सरकार के द्वारा, उस ERCP योजना में अब पानी को आगे लाने के काम को बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। बैठक जो है काफी अच्छी हुई है और मंत्री जी ने काफी चीजों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और विशेष रूप से जो मेरा मुद्दा रहा, जो बिजली जो किसानों को कम मिल रही है, रात के समय नहीं आ रही है या 3 फेज की रात को आ रही है और ट्रिपिंग के साथ जो बिजली मिल रही है, पेंशन समय पे नहीं मिल रही है, डेयरी के अंदर जो समितियां हैं जिनको मिलावट के रूप में बंद कर दिया गया था उनको फिर वापस शुरू किया गया है, ये बात। उधर प्रतापगढ़ जिले के दरियावत की 10 साल की बॉलिंग गर्ल सुशीला मीणा का वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई उनकी मदद करने के लिए अब आगे आ रहा है। अब मंत्री हेमंत मीणा ने सुशीला मीणा के गांव रामेर तालाब को राजस्व ग्राम घोषित कर एक बड़ी सौगात दी। सुशीला मीणा सम्मान स्वरूप क्रिकेट की किट भी दी गई है। हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। बता दें कि मंत्री से पहले सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, इरफान पठान समेत कई दिग्गज इनकी बॉलिंग की तारीफ कर चुके हैं। जैसे सुशीला चर्चाओं में आई है, उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, चाहे वो नेता हो या फिर इलाके के समाज सेवी। सुशीला मीणा के घर पहुंच रहे हैं, उन्हें अलग अलग सहायता का आश्वासन दिया जा रहा है। डूंगरपुर में आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षा की राह पर आगे बढ़ाने के लिए 10 साल पहले एक शिक्षक दंपत्ति द्वारा शुरू किए गए प्रयासों के परिणाम अब दिखने लगे हैं। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिलवटा की पिछले 10 साल में न सिर्फ विद्यालय की सूरत बदली है, बल्कि पढ़ाने के अनोखे तरीके और नवाचारों से आदिवासी बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित भी किया जा रहा है। 10 बच्चों से शुरू हुआ ये स्कूल। उस वक्त सरकारी शिक्षक दीपक पंड्या, उनकी पत्नी शिक्षिका दीपिका को इस विद्यालय में पोस्टिंग मिली थी। बच्चों के स्कूल के प्रति डर को देखते हुए शिक्षक दंपति ने कुछ नया करने का सोचा। शिक्षक दीपक और दीपिका का यह कहना है कि उन्होंने गांव में अभिभावकों से संपर्क किया, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय वागड़ी भाषा में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपनी भाषा में पढ़ाई होने से बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित हुए, एडमिशन बढ़ने लगे। खेल के जरिए बच्चों को गणित, विज्ञान जैसे विषयों का ज्ञान भी दिया गया, जो बच्चों को आसानी से समझ आने लगा। और इसके बाद बच्चों को हिंदी में पढ़ाना शुरू किया और आज यहाँ पर कायापलट हो गई है। आज इस स्कूल में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और 85 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में हमने क्या किया कि हम बच्चों से कैसे घुल मिले, तो उसके लिए हमने बागड़ी, जो यहाँ की स्थानीय भाषा है, लोकल भाषा है, घर की भाषा है, उस पे बच्चों से बातचीत की, उसी पे संस्कारों की बात की और फिर धीरे धीरे उसी में हमने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसका फायदा, इसके सकारात्मक परिणाम ये रहे कि बच्चा एक तो हमसे घुल मिल गया। उनको ये नहीं लगा कि हमारे सर और मैडम जो हमें पढ़ा रहे हैं वो कहीं बाहर से है या कोई अन्य दूसरी जगह से आए। उनको यही लगा कि हमारे परिक्षेत्र, हमारे क्षेत्र के और हमारे घर जैसा माहौल यहाँ पे विद्यालय में दिया जा रहा है। तो उससे बालक के साथ जो हमने शिक्षण कार्य किया सभी विषयों में, सब काम हमने इनको स्थानीय भाषा से लेके उन्हें जोड़कर फिर हमने जो हमारा मूल उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ाना, हिंदी भाषा में पढ़ाना। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आरपीएससी की द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2018 वीआईपी कोटे में सिलेक्शन कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी भानु प्रताप को गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी है। आरोपी द्वारा बताया जा रहा है कि 38 लाख के आसपास ठगी की गई थी और उसके बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरोपी भानु प्रताप को गिरफ्तार किया। पूछताछ अब की जाएगी। तो ठगी के मामले को लेकर के बड़ी गिरफ्तारी की गई है। भानु प्रताप की तस्वीर देखिए और ज्यादा जानकारी के साथ अशोक भाटी हमारे संवाददाता अजमेर से फोन लाइन पर है। अशोक, कैसे इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था और अभी क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, एक नरेंद्र प्रताप नाम का युवक है जिसने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि उनकी बहन के साथ एक युवक ने, जो भानु प्रताप है, जो उनका परिचित है, उसने वीआईपी कोटे के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। भानु प्रताप क्योंकि आरपीएससी से संबंध रखता था, कई लोग उसके जान पहचान के थे, ऐसे में वह झांसे में आ गए और उन्होंने अलग अलग किस्तों में, अलग अलग माध्यम से जो है 38,87,000 रुपए आरोपी को दे दिए थे और इसके किसी तरह की नौकरी जो है उनकी तरफ से नहीं लगाई गई। 2018 ये जो भर्ती है द्वितीय श्रेणी की, उसमें जो है नौकरी का यहाँ पर झांसा दिया गया था। लगातार पैसों की डिमांड जब उनसे की गई
भानु प्रताप से, तो किसी तरह का जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला। और बाद में जब पुलिस ने अब भानु प्रताप को गिरफ्तार किया तो सामने आया कि इसने जो है 2018 में आईपीएल में सट्टे लगाए थे और इसी दौरान जो है लाखों रुपए का नुकसान जो है उसे हो गया था, और इसी के चलते उसने जो है इस साजिश को रचा और जो महिला है उसको जो है गुमराह किया। जो नरेंद्र पाल जो उसके मिलने वाले हैं उनको ये झांसा दिया कि मैं आरपीएस में मेरी जान पहचान है और उसके माध्यम से जो है वीआईपी कोटे से जो है आपको भर्ती करवा दूंगा, लेकिन लगातार पैसों की जो है लेने के बावजूद भी किसी तरह की नौकरी नहीं लगाई। तो उसके बाद उन्होंने पैसे की डिमांड वापस की कि वापस आपके पैसे लौटाए, लेकिन नहीं लौटाने पर जो है फिर थाने में इस मामले का जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने गहनता से पड़ताल करते हुए इस मामले में आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है, उसे रिमांड पर लिया जाएगा और कौन कौन इसमें शामिल है और किसके नाम पर ये पैसे लिए गए थे, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है पुलिस जो है अपनी जांच में जुटेगी। साथ ही आरपीएस है इसे लेकर भी जो है पुलिस इससे पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एक बार फिर से स्कूटी के लिए अपनी आवाज बुलंद कर दी है। तो सैकड़ों की संख्या में छात्राएं कलेक्ट्रेट तक पहुंची, रैली निकाल करके और जिला कलेक्टर को यहां पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का यह कहना है कि साल 2021-22 और 2023 बैच की छात्राओं को अब तक स्कूटी वितरण योजना का लाभ ही नहीं मिला है, जबकि बीते जून महीने में उन्होंने 3,700 रुपये भी जमा करवाए थे। तब कहा गया था कि 7 दिन में स्कूटी के लिए कॉल आएगा, लेकिन 6 महीने बीत गए, कोई कॉल नहीं आया। और इससे पहले 14 दिसंबर को छात्राओं ने जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर नहीं की गई, जिससे छात्राएं नाराज हैं और छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को 30 दिसंबर तक पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। 2021-22 की स्कूटियाँ जो पात्र छात्राओं को मिलनी चाहिए थी, तो उनको 4 साल हो गए हैं। आज 2025 में 5 साल हो जाएंगे। पात्र छात्राओं को अभी तक स्कूटियाँ वितरण नहीं हुई है। जो छात्राएं अभी 2023-24 में जो पात्र छात्राएं पास हुई है उनको अभी स्कूटी वितरण कर रहे हैं। तो हमारी समस्या है कि हमारे 4 साल हो गए स्कूटियाँ मिल नहीं रही है। तो समाधान के लिए हमने एक बार पहले भी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे दिया था, उसके बाद हमें कोई सूचना मिली नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर, प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा को आरसीए गोद लेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरसीए के सचिव जयदीप बिहानी ने बच्ची से बात की है। बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी से भी बच्ची मुलाकात कर चुकी है। गेंदबाजी करते हुए वायरल इसका वीडियो हुआ था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने वीडियो को शेयर किया था और जिस तरीके से बॉलिंग की गई थी बच्चे के जरिए, उसकी जमकर तारीफ सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर करते हुए नजर आए थे। ट्रेनिंग का सारा खर्चा अब राजस्थान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सुशीला की उम्मीदों को पंख लगेंगे। आरसीए सुशीला को गोद लेगा, बाकायदा ट्रेनिंग देगा कि किस तरीके से क्रिकेट में बॉलिंग और खेल को लेकर के बारीकियां सिखाई जाएंगी सुशीला को। इसे लेकर के पहले खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सुशीला से जब बात की थी, उन्होंने पूछा था सुशीला से कि अगर वो चाहें, उनके परिवार वाले चाहें तो आरसीए में उसे स्पोर्ट्स हॉस्टल में रख करके ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है। और अब आरसीए की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, सुशीला अब जयपुर में आरसीए की ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा बनेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए, आरसीए की तरफ से कहा गया है कि गोद लेकर के ट्रेनिंग का तमाम खर्चा राजस्थान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर की मौत के मामले से जुड़े एक अपडेट आया है, आपको वो देंगे। टाइगर 2309 का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है टाइगर का वो करवाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, टाइगर T2309 का पोस्टमार्टम होगा, पता चलेगा कैसे उसकी मौत हुई है। टेरिटोरियल फाइट में अभी तक मौत का कारण सामने आया है। आमा घाटी वन इलाके में टाइगर T2309 का शव मिला था। राजबाग नाका चौकी पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी कि NFSA योजना में चयनित सक्षम नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान से आप जुड़ सकते हैं और ऐसे 600 से ज्यादा लोगों ने अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन किया है। लेकिन अभी भी हजारों व्यक्ति बाकी हैं जिन्हें इसके लिए 31 जनवरी लास्ट डेट दे दी गई है और इसके बाद अगर किसी का नाम गलत मिला तो कार्रवाई होगी। जिला रसद अधिकारी हेमंत आर्य ने बताया है कि अजमेर जिले में 4,12,000 लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं। NFSA में चयनित सक्षम नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है।
जैसलमेर के खेतुलाई गांव निवासी ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई के निधन के बाद घर पर आयोजित शोक सभा में एक गजब ही नजारा जो है वो देखने को मिला है। खेतुलाई में आयोजित शोक सभा में एक बंदर उनके घर पर पहुंच गया और यहां पर चेष्टा की तस्वीर पर उसने पुष्प अर्पित किए। तस्वीर के पास पहुंचकर तस्वीर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ देर रुकने के बाद बंदर यहां से चला गया। ट्रेनी पायलट की शोक सभा में पहुंचे बंदर का सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गौरतलब है कि चेष्टा की मौत के बाद परिजनों ने अंगदान का निर्णय लिया था। 8 लोगों को नया जीवन देकर के दुनिया को अलविदा कहकर चेष्टा चली गई थी, लेकिन उनके अंगदान ने कई लोगों की जिंदगी को रोशन किया। और जब उनकी शोक सभा गांव में हो रही थी, उसी दौरान एक बंदर वहां पर आया। लोग इससे पहले पुष्प अर्पित कर रहे थे, तो बंदर ने भी वहां पर फूल उठा करके चेष्टा की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाए। उधर उदयपुर में लगने वाला तिब्बती बाजार आकर्षण का केंद्र बना हुआ। तिब्बत से आए शरणार्थी परिवारों की ओर से पिछले 40 सालों से समोर बाग में तिब्बती बाजार लगाया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में उदयपुर वासी सर्दी से बचाव के कपड़े खरीदने के लिए पहुंचते हैं। और इस बार भी सर्दी अचानक फिर बढ़ गई। ऐसे में तिब्बती बाजार में लोगों की भीड़ जुटने लगी। इस बार समोर बाग में 57 दुकान लगाई गई है और इनका दावा है कि लेटेस्ट फैशन के अनुरूप ये गर्म कपड़े लेकर आए हैं, जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। उदयपुर से संवाददाता कपिल श्रीमाली ने जायजा लिया है, देखिए आप। उधर महवा में सोमवार को श्याम वंदना महोत्सव के मौके पर शहर के प्रमुख बाजारों से कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। धूमधाम के साथ काफी संख्या में लोग भी इसमें शामिल हुए। श्याम प्रेमी यहां पर मौजूद रहे। श्याम शाखा सेवा समिति के सानिध्य में आयोजित ये कार्यक्रम किया गया था। कलश शोभा यात्रा में व्यापारिक और धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है इनका। आज शाम को बताया जा रहा है खाटू बाबा का जागरण में आधा दर्जन शहरों से गायक कलाकार यहां पहुंचेंगे। इसके लिए विशेष तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। विशाल जागरण होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ये भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी धर्म बंधुओं, सभी संस्थाओं ने जो स्वागत किया है, इसलिए श्री श्याम शाखा सेवा समिति सभी के लिए बहुत ही धन्यवाद देती है, उनका अभिनंदन करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। जय श्री श्याम। चुरू का रुख कर लेते हैं। कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति की प्रतियां जलाकर उनकी तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया गया है। तो चूरू से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एमएसपी समेत 6 सूत्रीय मांग पत्र लागू करने की मांग को लेकर अब किसान सड़क पर उतर आए हैं। किसानों ने यहां पर धरना दिया है, प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन नीतियों की जो प्रतियां हैं वो जला करके एमएसपी की मांग कर रहे हैं। 6 सूत्रीय मांगे किसानों की है, जिसको लेकर के किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को किसानों ने यहां पर पहुंचकर ज्ञापन दिया है। अपनी मांगों के समर्थन में किसानों की तरफ से पुरजोर तरीके से नारेबाजी की गई है। सरकार से मांग की गई है कि एमएसपी दी जाए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।